हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ा था कक्षा 12 ज्योग्राफी का प्रथम अध्याय जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। कल के वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व पढ़ा था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और संगठन के बारे में। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन। भारत कल जनसंख्या का शब्द अर्थ बताया था मैंने, लोगों की संख्या। परिभाषा बताई थी, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.02 करोड़। आइए आगे बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं हम वृद्धि और संगठन के बारे में। जनसंख्या वृद्धि। देखो, वृद्धि का मतलब है किसी बढ़ती हुई चीज से लेते हैं हम, पर यह जरूरी नहीं है। जनसंख्या परिवर्तनशील होती है, वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो वृद्धि का मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता। जनसंख्या का घटना भी वृद्धि कहलाता है, लेकिन उसे हम कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि। तो देखो, भारत में जनसंख्या वृद्धि, पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि की क्या परिभाषा है। देखो, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब देखो बच्चों, परिवर्तन में कम भी हो सकती है जनसंख्या, ज्यादा भी हो सकती है। तो परिवर्तन अगर होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर कम हुई है जनसंख्या तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, और अगर जनसंख्या बढ़ी है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है या धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि होती है और एक वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होती है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में केवल जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर यह प्राप्त की जाती है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोग मरे। शेष जो बचता है वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि होती है। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है, इसमें जन्म दर, मृत्यु दर प्लस प्रवास कि एक वर्ष के दौरान कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने लोग मरे, कितने लोग दूसरे क्षेत्रों में गए और कितने लोग आए, उसके आधार पर। तो यह प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं। अब भारत में आज 121.02 करोड़ 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है, क्या इसके बढ़ने की दर, अगर पिछले 100 साल का अध्ययन किया जाए तो क्या इसके बढ़ने की दर है वो लगातार समान रही है। तो इस भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं दी गई है। प्रावस्था क, देखो जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था क, इसका समय है 1901 से लेकर 1921 तक का समय। इस समय के दौरान स्थिर प्रावस्था कहा जाता है इसको। स्थिर प्रावस्था का मतलब है इस समय जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी, रुकी हुई अवस्था थी। जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी। यहां तक कि 1911 और 1911 का जो दशक था, इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसे भारत में जनसंख्या का महाविभाजक काल भी कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनसंख्या का महाविभाजक काल किसे कहा जाता है या किस सन को कहा जाता है। तो 2011 के दशक को, 1911 से 21 तक के समय को। इस समय जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च होने के कारण जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी। जब जन्म दर उच्च होने का कारण निरक्षरता,
चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। दूसरी जो अवस्था है प्रावस्था ख, इसका समय है बच्चों 1921 से लेकर 1951 तक का समय। इसे भी स्थिर प्रावस्था ही कहा जाता है। लेकिन प्रावस्था क की तुलना में इस प्रावस्था के अंदर धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, धीमी गति से। प्रावस्था ग 1951 1981, आप जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था। ये स्वतंत्र भारत का समय है 1951 से 1981 तक का। यह वो समय है जब भारत के स्वतंत्र होने के बाद चिकित्सीय सुविधाओं में विस्तार हुआ, लोगों में शिक्षा है उसका विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिसके कारण तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी। तो इस अवधि को बच्चों कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवधि। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या इस अवधि के दौरान ही बढ़ी है। कौन सी प्रावस्था में? प्रावस्था ग में। इसे जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट होने का कारण मैंने आपको बता दिया, उद्योगों का विस्तार, भोजन की उपलब्धता, शिक्षा का विकास, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई, महामारियों पर नियंत्रण पा लिया गया, जिसके कारण जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ी। अब लास्ट जो प्रावस्था है प्रावस्था है, ये 1981 से वर्तमान तक का अब तक का समय, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही, वह मंद गति से कम होती हुई, क्या होती हुई? कम होती हुई, मंद गति से कम होती हुई। 1981 के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम, जनसंख्या को नियंत्रित, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के सरकार के जो प्रयास हैं, जिनके फलस्वरूप धीरे धीरे वर्तमान तक 1981 के बाद में धीरे धीरे जो हमारी जन्म दर थी उसमें गिरावट आती जा रही है। तो ये तो थी जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि। ये पिछले 100 सालों का अध्ययन हमने किया कि पिछले 100 सालों के दौरान भारत में जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है। एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जन्म और मृत्यु के आधार पर, दर के आधार पर प्राप्त की जाती है, और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है ये जन्म, मृत्यु और प्रवास के आधार पर प्राप्त की जाती है। जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं, भारत में जनसंख्या है वो किस गति से बढ़ी है उसका अध्ययन पिछले 100 सालों का अध्ययन करते हैं तो उसको प्रावस्थाओं में बांटा गया है। प्रावस्था क 1901 से 21 तक का समय स्थिर जनसंख्या थी, यहाँ तक कि 1911 के दशक में ऋणात्मक वृद्धि भी दर्ज की गई, जिसे जनसंख्या का महाविभाजक काल भी कहा जाता है। प्रावस्था ग 1921 से 51 तक का समय, ये भी स्थिर प्रावस्था है बच्चों। प्रावस्था क की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हो इस अवस्था में हो रही थी। प्रावस्था ग स्वतंत्र भारत का समय 1951 से 81 तक, यह जनसंख्या विस्फोट की अवधि कही जाती है। प्रावस्था ग 1981 से वर्तमान तक, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर पर उच्च है लेकिन मंद गति से उसमें गिरावट होती जा रही है। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताएं। निम्न वृद्धि दर, देखिए पिछले 100 सालों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा, इनमें निम्न वृद्धि दर रही है। उच्च वृद्धि दर पिछले दशक में भी 2001 से लेके और 2011 तक का जो समय है उसमें उच्च वृद्धि दर वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दर्ज की गई। तो देखो निम्न वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा। उच्च वृद्धि दर वाले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब देखिए ये पॉइंट होता है अपना पूरा, वितरण हो गया, घनत्व हो गया, वृद्धि हो गई। अब बचता है संगठन। देखिए जनसंख्या संगठन, जनसंख्या को, इसकी परिभाषा देखिए, जनसंख्या को का आयु, लिंग, धर्म, भाषा, निवास आदि के आधार पर वर्गीकरण करना
जनसंख्या संगठन कहलाता है। ये तो हो गई बच्चों इसकी परिभाषा। अब देखिए अपने इस अध्याय के अंदर केवल ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन और श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, केवल इन्हीं के ऊपर चर्चा की गई है या इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो पहले देखते हैं हम ग्रामीण नगरीय संगठन कि भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है, कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है। उस आधार पर इनकी बसावट के आधार पर इनको बांटा गया है या निवास के आधार पर इनको बांटा गया है। 2011 के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,867 है। 2011 के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है बच्चों? 6,40,867। बिहार व सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य हैं भारत के जिनमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो बिहार और सिक्किम। अगर एक ही पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा सिक्किम में। भारत की नगरीय जनसंख्या 31.16%, मतलब भारत में कितनी जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है, तो भारत की 31.16% 2011 के अनुसार जनसंख्या वो निवास नगरों में करती है और 68.84% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अब भाषा के आधार पर देखो, क्रिएशन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं व 544 बोलियां हैं। कितनी भाषा के आधार पर बांट रखा है, मतलब पूरे भारत में एक भाषा नहीं है बल्कि बहुत सी भाषाएं पाई जाती हैं। तो इनका वर्गीकरण किया है क्रिएशन ने। कितनी भाषाएं बताई गई हैं क्रिएशन के अनुसार? 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। इन भाषाओं में से 179 भाषाओं में से 22 भाषाओं को हमारे संविधान में दर्जा दिया गया है। आप पाते हो कि भारतीय जो मुद्रा है रुपया, उसमें प्रत्येक जैसे 10 रुपए का नोट है उस पर भी देखते हो आप बहुत सी भाषाएं लिखी होती हैं, सारी तो नहीं लिखी होती पर बहुत सी भाषाएं लिखी होती हैं। उसका कारण यही है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को हमारे संविधान में दर्जा दिया गया है। अब देखिए, और भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। अब देखिए धार्मिक संगठन, धर्म के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। तो भारत में एक धर्म के लोग निवास नहीं करते, अनेक धर्मों के लोग, अनेक संप्रदायों के लोग, अनेक पंथों के लोग निवास करते हैं। तो धर्म के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं कि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत या सर्वाधिक जनसंख्या है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। 79.8% जनसंख्या भारत की 2011 के अनुसार भारत की 79.8% सर्वाधिक जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या है। दूसरा नंबर आता है बच्चों मुस्लिम जनसंख्या का। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 14.2% भाग है वो मुस्लिम जनसंख्या का पाया जाता है। ईसाई जनसंख्या है वो 2.3% है, सिख है वो 1.7% है और अन्य जैसे जैन है, बौद्ध है, अन्य जो संप्रदाय है वो केवल 2% पाए जाते हैं। अब करते हैं हम श्रमजीवी जनसंख्या, मतलब श्रम के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण। इसके आधार पर हम जनसंख्या को 3 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए बच्चों, पूरी जो जनसंख्या है वो श्रमिक नहीं होती या कार्यशील जनसंख्या नहीं होती। जनसंख्या उसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो उत्पादन में सहयोग करती है और आश्रित वो होती है जो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहती है। तो देखिए, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक हमारी जनसंख्या को बांट दिया है काम के आधार पर। मुख्य श्रमिक कौन से होते हैं बच्चों? एक वर्ष में 180 दिन से ज्यादा जिनको रोजगार मिलता है, एक वर्ष में 180 दिन से ज्यादा जिनको रोजगार मिलता है उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। और 180 दिन से अगर कम किसी को रोजगार मिलता है एक वर्ष में, अगर 180 दिन से कम रोजगार मिलता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। और जो आश्रित जनसंख्या उनको अश्रमिक कहा जाता है, जैसे 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 15 साल से कम आयु के बच्चे, ये आश्रित जनसंख्या कहलाती है, अश्रमिक जनसंख्या में आती है।
श्रीमान श्रमिकों या कार्यशील जनसंख्या का अगर वर्णन किया जाए तो भारत में 39.8% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, श्रमिक जनसंख्या है। बाकी की जो है वो अश्रमिक जनसंख्या कहलाती है। अब अपना जो प्रथम चैप्टर है, प्रथम जो अध्याय है जनसंख्या से, भारत की जनसंख्या से संबंधित है, वो इन्हीं पॉइंट के साथ में बच्चों पूरा हो जाता है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।